जुलाई का महीना शुरू होने से पहले एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने खबरदार किया था कि जुलाई के महीने में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है और ये लहर भी गुज़िश्ता लहरों की तरह ख़तरनाक साबित हो सकती है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से हमने देखा कि कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में फिर से इजाफा हुआ और एक भारतीय वेरिएंट डेल्टा नामी ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसके केसेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं और ये एक नया वेरिएंट पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और इससे मुतालिक इसकी अलामात से मुतालिक बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें अमवात की शरह भी गुज़िश्ता जो लहरें थीं उनसे कहीं ज़्यादा है। इस की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर कितनी ख़तरनाक हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। जो SOPs पहले हम जिनको जिस तरीके से फॉलो किया जा रहा था उसी को फॉलो करें या कुछ और ज़्यादा एहतियात की इसमें ज़रूरत है। अब मामूलात ज़िंदगी भी गुज़िश्ता महीनों की निस्बत खासी हद तक बहाल हो चुके हैं। जुलाई में जो कारोबार बंद थे, स्कूल्स को भी खोला गया, शादी हॉल्स को भी खोला गया, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स को, मार्केट्स को भी खोल दिया गया है। तो एक ऐसे मौके पर अगर ये भारतीय वेरिएंट यहाँ पर फैलता जा रहा है और ये तमाम कारोबार भी इसी तरह चलता रहा तो सूरत हाल आने वाले दिनों में कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इससे पॉजिटिव केसेस की तादाद में कितना इजाफा हो सकता है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब UHS हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये चौथी लहर भारतीय वेरिएंट डेल्टा की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है? अगले 10 रोज़ या 15 रोज़ कितने अहम हो सकते हैं आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, 113 ममालिक में ये डेल्टा वेरिएंट जो है जिसको हम इंडियन भी कहते हैं, जिसको डबल म्यूटेंट भी कहते हैं, जिसमें कोई 12 के करीब वेरिएशन है RNA में और म्यूटेशंस हैं और जिसकी वजह से ये वायरस का एक से दूसरे इंसान को लगना के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं और डेफिनेटली ये पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में अभी इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है सही, 5 से 10% पेन है वो यही देखा जा रहा है। और अभी जो UK का स्ट्रेन था B117 वो भी मौजूद है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी मौजूद है जिसको गैम्डा भी कहते हैं और लैम्डा भी, और इसी तरह अल्फ़ा भी है। तो मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं और ये वायरस अपनी साख्त बदलती रहती है। इस वक्त डेफिनेटली हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और मैं समझता हूँ कि अभी अगर हमने कोई इक़दामात ऐसे ना उठाए इसको रोकने के लिए तो ये मज़ीद फैलेगा और आगे क्योंकि दिन भी इस किस्म के आ रहे हैं, जैसे ईद है, बकर मंडियाँ लग रही हैं और वहाँ पे बकर मंडियों में ज़ाहिर है लोग पूरी की पूरे ख़ानदान ले जाते हैं बच्चों समेत और बूढ़ों समेत, तो वहाँ पे ज़ाहिर ट्रांसमिशन बहुत क्लोज की तरह चलेगी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और NCOC डेफिनेटली कंसिडर कर रही होगी कि लॉकडाउन लगाए जाएं, ईद से पहले भी, ईद के दौरान भी और ईद के बाद भी। तो डॉक्टर साहब ईद से पहले तो बिल्कुल कोई खास टाइम बचा नहीं है, ज़ाहिर सिर्फ एक हफ्ता ईद उल अज़हा में रह गया और अभी आज से अगर हम 2 हफ्ते पहले देखें यानी जून का महीना जब एंड हो रहा था तो कई पाबंदियां लगी हुई थी, कई सेक्टर्स बंद थे, कुछ बहुत ज़्यादा पाबंदियों के तहत काम कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ था, शादी हॉल्स में पाबंदी थी। अब तो वो तमाम पाबंदियां भी ख़त्म कर दी हैं। NCOC खबरदार भी कर रही है कि जुलाई ख़तरनाक हो सकता है और पाबंदियों को भी उठा रही है, तो फिर आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। देखें, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने और NCOC की कोशिश यही थी कि ओनरशिप जो है उसकी बीमारी की किसी हद तक पब्लिक को दी जाए और पब्लिक को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने दी जाए पाबंदियों के साथ। लेकिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात तो पूरी की, चाहे वो गिलगित कर्दू का रुख किया या हमजा का किया या मरी का किया, जहाँ भी तफरीही मुकामात पे गए, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल पाबंद पे कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल ये समझा कि ये बीमारी कम नहीं हुई, ख़त्म हो गई है। तो जब इस किस्म का रवैया होगा तो वो फिर ज़ाहिर है कि एक से दूसरे इंसान को लगेगी, ख़ासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी ओवरलोडेड होगी, होटल्स भी ओवरलोडेड होंगे, रेस्टोरेंट्स पे भी बेइंतहा जमे गफ़ीर होगा और लोग इस तरह होगा जैसे जेल से छूटे हैं। तो वो लोगों ने जो NCOC के या ख्यालात थे उसको बिल्कुल वायलेट किया, उनके ट्रस्ट को,
तो ज़ाहिर है अगर वो इस तरह, तो देखें हुकूमत एक कैनॉट बी ए साइलेंट लिसनर, या एनसीओसी भी साइलेंट लिसनर तो नहीं होगी। तो चाहे आई एग्री के वक्त कम रह गया है, लेकिन अभी भी तकरीबन 5-6 दिन हैं, और इन्हीं दिनों में ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अब हिस्ट्री भी अगर देख लें पिछली और उससे भी पिछली ईद की, तो हर ईद पे ये स्पाइक पे चली जाती है। तो स्पाइक पे चले जाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बीमार होंगे और कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जाहिर है एक सुन्नत इब्राहिमी है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक मजहबी दिन है, लेकिन जिंदगी, इंसानी जिंदगी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस पूरी सिचुएशन में फिर ये जो हमारा दीन कहता है, वैक्सीनेशन का जो अमल चल रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर ये सवाल लोगों के जहनों में कि अब जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो अभी चूंकि अगले एक हफ्ते में बकरा ईद है, वो मवेशी मंडी भी चले जाएँ, एक माह बाद फिर मुहर्रम का आगाज़ हो जाएगा, उसमें भी जलसे जुलूस और मजालिस होती हैं, ज़ाहिर है बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, तो ये अगले 40 दिन तो बहुत ज़्यादा अहम है। अब इसमें वैक्सीनेशन का अमल कितनी अहमियत रखता है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वो किस हद तक सेफ़ हैं? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो हर कोई आज़ाद हो जाएगा, जो मर्ज़ी कर ले। ऐसा नहीं है। देखें, वैक्सीन कोई भी 100% मुवस्सर नहीं अभी तक ईजाद हुई, और वैक्सीन का ख़ासकर जबकि हमें पता है कि वायरस म्यूटेट कर रही है, तो वैक्सीन की एफिशिएंसी आपको इस बीमारी को रुखसत करने में एक आप किरदार अदा करें कि ये बीमारी हमारे मुल्क से और दुनिया से रुखसत हो सके, और वो तब होगी जब कम से कम 75 से 80% लोग वैक्सीनेट पूरी दुनिया में होंगे और मुल्क में भी हो चुके होंगे। अभी हमने कोई 10% के करीब पहुंचे हैं, तो इसलिए अभी तो हर्ड इम्यूनिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब हम ये उम्मीद करें। इस वक्त वैक्सीन को एक्सेलरेट करना चाहिए, क्योंकि वाहिद हल यही है इसको रुखसत करने का कि हम अपना हिस्सा डालें, और दुनिया में ये नहीं होगा कि एक बंदे ने लगा ली तो वो ये एक्सपेक्ट करे कि वो सेफ हो गया। बिल्कुल नहीं। नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। तमाम लोगों को सेफ होना पड़ेगा इससे पहले कि हम कह सकें कि हम इस वबा से निजात हासिल कर चुके हैं, जिसमें कम से कम 4-5 साल लगेंगे। अगली ईद भी शायद हमें इन्हीं पाबंदियों के साथ गुजारनी पड़े। हमें इस वक्त ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, ना कि बिल्कुल। आखिर में बस जाते जाते एक छोटी सी कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि ये चंद ऐसी वैक्सीन हैं जिनके 2 डोज लग रहे हैं, चंद ऐसी वैक्सीन हैं जो सिंगल डोज हैं, तो इन दोनों में कहीं कोई किसी के मेयार में कोई फ़र्क तो नहीं है? वो सिंगल डोज वाली भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो डबल डोज वैक्सीन है? देखिए, हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया था 29,000 वॉलंटियर्स का पाकिस्तान में, और उसका रिजल्ट भी हमने दिया था कि 75% इफेक्टिव थी बीमारी को रोकने में, और 100% इफेक्टिव थी सीरियस बीमारी को या किसी को मरने से रोकने में, या किसी को वेंटिलेटर पे जाने से रोकने में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी वैक्सीन के साथ जॉनसन एंड जॉनसन की भी सिंगल डोज वैक्सीन है, बाकी साइनोफार्म, साइनोवैक, स्पुतनिक जो यहाँ लग रही हैं वो डबल डोज वैक्सीन है, और इसी तरह मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो हैं फाइजर की और मॉडर्ना की, वो भी 2 डोज वैक्सीन है। और अभी फाइजर ने 2 दिन पहले एफडीए को अप्लाई किया कि उसको 3 डोज लगाने दी जाए, भी उसको नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वैक्सीन पे प्लस एंड माइनसेस हैं, जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है वो लगाएं। हमने अलबत्ता जो कैंसाइनो लगाई थी ऐसे 8 महीने पहले लोगों को, उनको हम बुला के और डोज लगा रहे हैं। अब मेरा परसेप्शन ये है, अभी मेरे पास कोई ऐसा साइंटिफिक डाटा नहीं है, बहुत जल्द होगा तो मैं शेयर करूँगा कि हमें हर 6 महीने बाद कोई ना जी बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। ठीक है। और इस वजह का हम ट्रायल कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो ऑलरेडी 3 डोज वैक्सीन है, वो है ही 3 डोज। तो जितनी ज्यादा डोजेज आप लगाएंगे उतनी ही इम्यूनिटी बेहतर होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।